नमस्ते, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ शिवेंद्र। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई के खिलाफ देश भर में चले ऑपरेशन की पूरी कहानी। बताएंगे कि कैसे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। 21 सितंबर की रात को पीएफआई के 150 से ज्यादा ठिकानों पर एनआईए और ईडी ने एक साथ छापेमारी की। इस पूरे ऑपरेशन की निगरानी खुद एनएसए अजित डोभाल कर रहे थे। पीएफआई के खिलाफ एक्शन की पूरी प्लानिंग कैसे हुई, ये जानने के लिए हमें तारीख में थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। अगस्त का आखिरी सप्ताह एनएसए अजित डोभाल और अमित शाह ने मिलकर पीएफआई के खिलाफ एक्शन की पूरी योजना बनाई। जब एक बार ये योजना बन गई तो इसे लेकर एनएसए अजित डोभाल प्रधानमंत्री के पास पहुंचे और प्रेजेंटेशन के माध्यम से उनको बताया कि पीएफआई के ठिकानों पर कैसे कार्रवाई की जाएगी। इधर पीएम मोदी से हरी झंडी मिली और दूसरी तरफ एनएसए डोभाल ने अपना काम शुरू कर दिया। 2 सितंबर 2022, ये तारीख तो आपको याद ही होगी। इसी दिन कोच्चि में प्रधानमंत्री मोदी ने आईएनएस विक्रांत को नौसेना के हवाले किया था। कोच्चि में हुए इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी के साथ एनएसए डोभाल भी थे। जब ये कार्यक्रम समाप्त हो गया तो प्रधानमंत्री मोदी तो वापस दिल्ली चले आए, लेकिन एनएसए डोभाल वहां से सीधे केरल पहुंचे। केरल पहुंचने के बाद एनएसए डोभाल ने केरल के टॉप पुलिस अधिकारियों के साथ बातचीत की। केरल से एनएसए डोभाल सीधे मुंबई पहुंचे और वहां महाराष्ट्र के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से बात की। ये सारी बातचीत पीएफआई पर एक्शन लेने की तैयारियों के मद्देनजर की जा रही थी। लंबी जद्दोजहद के बाद पीएफआई पर एक्शन का पूरा प्लान तैयार किया गया, लेकिन यहाँ एक चुनौती थी। ये ऑपरेशन इतना बड़ा था कि इसके लीक हो जाने का खतरा था। देश भर में 150 से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई के लिए अधिकारियों और काफी ज्यादा फोर्स की जरूरत थी। एनएसए अजित डोभाल ने इस पूरे ऑपरेशन को सीक्रेट रखा और कार्रवाई किस दिन होगी इसकी जानकारी सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और गृह सचिव को दी। 15 सितंबर 2022, इस दिन एनएसए डोभाल ने राजधानी दिल्ली में एनआईए और ईडी के अधिकारियों के साथ बैठक की। उनको पूरा प्लान समझाया कि कैसे पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी करनी है, आने जाने में कोई दिक्कत न हो। इमरजेंसी में आने जाने के लिए एयरफोर्स और एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ भी बातचीत करके रखा गया। इतनी प्लानिंग के बाद आई एक्शन वाली रात, यानी कि 21 सितंबर 2022। रात के 1 बजे अजित डोभाल ने अपनी पूरी टीम को कार्रवाई का आदेश दिया। अजित डोभाल के आदेश के बाद टीमों ने एक साथ छापा मारना शुरू किया। यह ऑपरेशन इतना सीक्रेट था कि स्थानीय पुलिस को भी सिर्फ 1 घंटे पहले सूचना दी गई। 150 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी के बाद पीएफआई के 106 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। पीएफआई के ठिकानों से 200 से ज्यादा मोबाइल, 50 से ज्यादा लैपटॉप और कई अहम दस्तावेज भी बरामद किए गए। ये कार्रवाई खत्म होने के बाद तुरंत एनएसए डोभाल ने गृह मंत्रालय में अमित शाह के सामने पूरी कार्रवाई की रिपोर्ट दी। ये तो हो गई पीएफआई के खिलाफ एक्शन की पूरी कहानी। अब चलिए जरा ये भी जान लेते हैं कि आखिर ये पीएफआई है क्या और क्यों ये राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों के निशाने पर है। दरअसल पीएफआई को प्रतिबंधित आतंकी संगठन सिमी का ही दूसरा रूप माना जाता है। साल 2012 में केरल में कांग्रेस की सरकार थी। उस समय की ओमान चांडी सरकार ने केरल हाई कोर्ट में एक हलफनामा देके कहा था कि पीएफआई कुछ और नहीं बल्कि सिमी का ही दूसरा रूप है। साल 2006 में अपनी स्थापना के बाद से ही पीएफआई विवादों का दूसरा नाम रहा है। पीएफआई के कारनामों की लिस्ट बेहद लंबी है। पीएफआई से जुड़ा एक चर्चित मामला साल 2010 का है। केरल के न्यूमैन कॉलेज के प्रोफेसर टीजे जोसेफ ने अपने स्टूडेंट से प्रोफेट मोहम्मद के बारे में कुछ सवाल पूछ लिए थे। बस इसके बाद तो हंगामा हो गया। काफी विरोध प्रदर्शनों के बाद टीजे जोसेफ को गिरफ्तार किया गया, उनको जेल भेजा गया। हालांकि कुछ समय बाद टीजे जोसेफ को जमानत मिल गई और वो जेल से बाहर भी आए, लेकिन जेल से बाहर आते ही टीजे जोसेफ पर हमला हुआ और उनका एक हाथ काट दिया गया। लगभग 15 घंटे की सर्जरी के बाद किसी तरह टीजे जोसेफ का कटा हुआ हाथ उनके शरीर से दोबारा जोड़ा जा सका। इस घटना में पीएफआई का नाम सामने आया। पुलिस ने कार्रवाई की और पीएफआई के 36 से ज्यादा सदस्यों को गिरफ्तार भी किया।
पीएफआई का नाम देश भर में हुई कई सांप्रदायिक गतिविधियों से भी जुड़े हुए हैं। साल 2020 में राजधानी दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून यानी सीए के खिलाफ आंदोलन हो रहा था। इसके बाद फरवरी में राजधानी दिल्ली में दंगे शुरू हो गए। पीएफआई का नाम इन दंगों को भड़काने में भी आया। यूपी सरकार, केरल सरकार और कर्नाटक सरकार समय समय पर मांग करती रही हैं कि पीएफआई को बैन किया जाए। जांच एजेंसियों ने पीएफआई पर की गई इस बार की कार्रवाई को अब तक का सबसे बड़ा एक्शन भले ही बताया है, लेकिन अब भी सबसे बड़ी चुनौती पीएफआई के खिलाफ साक्ष्य जुटाना और उसके खिलाफ लगे आरोपों को कोर्ट में साबित करना है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए। धन्यवाद।